बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 21 जुलाई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और हो सके तो इस वीलॉग को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपनी बुखलाहट में जस्टिस आयशा मलिक पर हमला आवर हो गए हैं। जी हाँ, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस आयशा मलिक पर ऐसा हमला किया जो नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करता को बंदा इस उम्र में इस ओहदे के ऊपर कि इंसान इतनी घिरी हुई और माजरत के साथ घटिया हरकत करेगा। आपको पता है कि प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके बाद से काजी फायज़ ईसा अकेले बेंच की फॉर्मेशन नहीं कर सकते और मुकदमात जो अहम होते हैं उनको अकेले नहीं लगा सकते। अब इसी सूरत में आपको ये तो हम बारहा बता चुके हैं कि ये जो केस है जिसमें नज़रसानी अपील की थी नून लीग ने, जहां एक तरफ पीटीआई के केसेस सालों से काजी फायज़, सालों तो नहीं कहना चाहिए लेकिन 8-8 9-9 महीने से उन केसेस को जस्टिस काजी फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुन रहे, दूसरी तरफ नून लीग की डाली हुई अपील को 2 ही दिन के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सामने रखकर उसी टाइम उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर सुना जाए। अब इसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों ने कहा कि कानून का तकाजा यही है कि हर केस को उसके नंबर के मुताबिक सुना जाए, और अभी इस वक्त तो तमाम जजेस छुट्टी पे हैं और जब जजेस छुट्टी के बाद वापस आ जाएंगे तो उसके बाद इस केस को सुन लिया जाएगा। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने एक तो इसरार किया कि नहीं, इस केस को फौरी तौर पर ज़रूर सुना जाए, और उसके फिर जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बाहर निकाले, जानबूझकर निकाले, और उन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के अंदर जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर हमला आवर हुए, उन्हें सिंगल आउट किया। हालांकि 2 ही खातून जजेस हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस हलाली और जस्टिस आयशा मलिक, और इस बेंच के ऊपर एक ही खातून जज थी, और उनको सिंगल आउट किया काजी फायज़ ईसा ने और उन पर हमला आवर हुए, जो अपने नोट्स बाहर निकाले, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस बाहर निकाली, ताकि मीडिया के अंदर जो लफाफा सहाफ़ी हैं उनको मौका मिले और वो भरपूर हमला आवर हो जाएं जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर। और उसके अंदर एक लाइन लिख दी कि जस्टिस आयशा मलिक छुट्टियों पर हैं और मुल्क से बाहर हैं, तो वो 1 हफ़्ते में वापस आ सकती हैं। उनको आइन को तो तरजीह देनी चाहिए, छुट्टियों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। हालांकि अब आप कहेंगे कि इसमें हमला कहाँ है? हमला इसमें यहाँ है कि बहुत सारे जजेस इस टाइम छुट्टी पर हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे और जजेस भी मुल्क से बाहर हैं, और काजी फायज़ ईसा साहब भी मुल्क से बाहर थे थोड़ी देर पहले, तो बहुत सारे जजेस मुल्क से बाहर हैं। इन हालात के अंदर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक को सिंगल आउट करना और ये कहना कि वो छुट्टी पे हैं और वो छुट्टी से आएँ, इसका आपको क्या मतलब लगता है? इसका क्या मतलब ये था कि उन्होंने छुट्टी से वापस आ जाना है, या जस्टिस आयशा मलिक को सिंगल आउट करने से काजी साहब को कोई लीगल फ़ायदा होना है? नहीं, ऐसा नहीं था। ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि अपने लफाफों को ये मवाद प्रोवाइड किया जाए कि उसके बाद वो ट्विटर के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर हमला आवर हो सकें, गाली गलोच की एक मुहिम शुरू की जा सके, और इस काम को सर अंजाम देने के लिए काजी साहब ने अपना कंधा पेश किया, अपना कलम पेश किया। यहाँ आपको ये याद रखना होगा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा वही शख्सियत हैं जिन्होंने जब हल्फ लिया था तो अपनी बेगम साहबा को अपने साथ खड़ा कर लिया था, और पूरे पाकिस्तान के अंदर लिबरल जो है वो लोट पोट हुए जा रहे थे कि देखें कितनी वुमेन एम्पावरमेंट है कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़े करके हल्फ लिया, जो अमूमी तौर पर आपको पता अमेरिका में और बाकी सोसाइटीज़ के अंदर किया जाता है। एक अमूमी काम है, कोई उसमें गलत काम नहीं है बल्कि अच्छा काम है। अपनी शरीक हयात के साथ खड़े होकर उन्होंने हल्फ लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इससे जो उन्होंने मैसेज दिया था कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, या वो वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत ज़्यादा जो एक चैम्पियन है, लेकिन अभी आप उनका कंडक्ट देखें तो जो पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ जेलों के अंदर हो रहा है, अदालतों के अंदर हो रहा है, वो तो हो ही रहा था,
लेकिन आप ये चेक कीजिए कि बेंच के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जस्टिस आयशा मलिक, वो इस बात से भी शर्मिंदा नहीं हो रहे और गुरेज नहीं कर रहे कि वो लिखकर उन पर हमला आवर हो रहे हैं और उन्हें सिंगल आउट कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर रहे हैं, जब तमाम दूसरे जजेस भी छुट्टी पर हैं। बस मैं बता देता हूं कि जस्टिस अतर मिनला भी मुल्क से बाहर होंगे और हैं इस टाइम होंगे, या वो कम से कम 23 तारीख को तो वो अमेरिका में आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे सामने एक उनकी एक्टिविटी सामने आई है, तो उससे ये पता चला है, जो सोशल मीडिया पर मैंने देखी है, कि वो न्यूयॉर्क में किसी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं शायद 23 तारीख को, तो वो भी मुल्क से बाहर होंगे। दूसरे जजेस भी सारे यकीनी तौर पर मुल्क से बाहर होंगे इन छुट्टियों में, ज़्यादातर जजेस। तो सिर्फ सिंगल आउट करना जस्टिस आयशा मलिक को, ये हैरान कुन हरकत है और बड़ी ही, मैं ये कहूँगा कि गिरी हुई हरकत है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने की है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर, इमरान खान साहब का संडे टाइम्स में इंटरव्यू छपा है। क्रिस्टीना लैम ने ये इंटरव्यू किया है, जो उनकी चीफ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है। क्रिस्टीना लैम को ये इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से ये बताया कि उन्हें 7/9 या 7/8 के सेल में रखा हुआ है और ये सेल दहशत गर्दों के लिए बने हुए हैं और उस सेल के अंदर उन्हें रखा हुआ है। शदीद गर्मी है, बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं आजकल मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं अपना सारा वक्त मुस्तकबिल की प्लानिंग करता हूँ कि मैंने आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इस गर्दाब से कैसे निकालना है और अपनी कौम को दोबारा से खुशहाली के रास्ते पर कैसे डालना है। तो मुझे जेल में जो वक्त मिलता है, क्योंकि उन्होंने साथ साथ क्रिस्टीना लैम को इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनका हर पल जो है, 24 घंटे उनका हर पल जो है वो एजेंसीज़ जो है मॉनिटर करती हैं। डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर एजेंसीज़ के अफसरान की जो है वो ड्यूटियां लगी हुई हैं, वो डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर उन्हें मॉनिटर करते हैं और उनकी हर बात, हर मूव जो है वो एजेंसीज़ रिकॉर्ड कर रही हैं और मॉनिटर कर रही हैं। इससे पहले भी वो बता चुके हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को बता चुके हैं, अदालत को बता चुके हैं कि जेल के तमाम मामलात ISI के एक मेजर और कर्नल हैंडल कर रहे हैं जेल के अंदर। अब उन्होंने क्रिस्टीना लैम को इंटरव्यू में बताया कि तमाम चीज़ें एजेंसीज मॉनिटर करती हैं और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को बाहर तोड़ने की कोशिश की गई, मुझे बदतरीन हालात में रखा गया कि मैं टूट जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं डटा हुआ हूं और मैं डटा रहूंगा। मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत पर लेकर चलूंगा और उसी की आजकल मैं जेल के अंदर रहते हुए प्लानिंग कर रहा हूं। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो कुछ उनकी पार्टी के साथ किया गया, उनके साथ किया गया, उनकी बेगम के साथ किया गया, उनके दूसरे लोगों के साथ किया गया, जो सारा जुल्म है और जिस तरह पार्टी तोड़ी गई, उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी बातचीत रखी है। लेकिन इस चीज़ की एक बड़ी खूबसूरत साइड और निकली कि जैसे ही ये इंटरव्यू छपा तो उसके साथ ही लिफाफे छोड़ दिए गए और उन्होंने ये कहा कि देखें जो सहूलत इमरान खान को है जेल के अंदर कि वो इंटरव्यूज़ भी छापते हैं, बाहर इंटरव्यूज़ देते हैं और छपते हैं, वो इंटरव्यूज़ जो है वो सहूलत नवाज शरीफ को नहीं थी। अच्छा, हैरान कुन बात है, नवाज शरीफ साहब का जो अपना मौलिज था ना, अपना डॉक्टर था, वो जेल के अंदर उनके साथ रहता था। कम से कम मैं तो जब भी गया तो वो जेल के अंदर उनके पास फिर रहा होता था। नवाज शरीफ साहब बेहतरीन कपड़ों में, और मैं उन्हें 3 दफ़ा जेल में मिला था, बेहतरीन हालात में थे, अखबार पढ़ने को मिलता था, उनके पास पेपर पेंसिल हर चीज़ होती थी, एक्सरसाइज के लिए भी सामान होता था, इन सारी चीज़ें उनके पास थी। अब अगर उनका पूरे का पूरा शौक़ सिर्फ खाने पीने का है तो आप बताइए कि हम उन्हें उस वक्त इंटरव्यू देने पर क्या हमने आमादा करना था? जाहिर है उनकी पार्टी के 60-60 70-70 लोग उनसे मिलते थे और रोज़ पता चलता था कि आज हरीसा खाया गया है, आज पाए खाए गए हैं, आज मटन कुना खाया गया है। तो लेकिन ये कभी पता नहीं चलता था कि उन्होंने किसी सहाफ़ी से कोई किसी किस्म की बातचीत की। बल्कि मैं एक वाक़या तो आपके सामने रख देता हूँ कि एक दफ़ा जब मैं उन्हें जेल में मिलने गया तो मेरे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब तशरीफ़ लेकर गए और मैं, नवाज शरीफ साहब और शामी साहब एक ही कमरे में बैठे और उस कमरे में और कोई उस वक्त नहीं था, हम तीनों बैठे थे। कोई घंटा भर हमारी बातचीत हुई। ज़ाहिर है मैं तो हुकूमत की तरफ से गया था कि आप ये सारा कुछ ना करें, ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, आपने ये जो कहा हुआ है कि आप बहुत सख्त बीमार हैं तो आप अपना टेस्ट करवा लें, और वो राज़ी नहीं थे टेस्ट करवाने को। तो शामी साहब भी बैठे, लेकिन मजाल है कि उन्होंने शामी साहब के साथ कोई इंटरव्यू से रिलेटेड या कोई दानश्वरी से रिलेटेड या कोई सियासत के ऊपर बातचीत की हो। बस वो बातचीत भी ऐसे ही थी, बुनियादी बातों के ऊपर ही थी। तो अब
अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरव्यू नहीं देते या उनका इंटरव्यू नहीं छपता या कोई इंटरव्यू लेना नहीं चाहता या वो देना नहीं चाहते थे जेल से, तो चले अब तो वो बाहर हैं, अब तो वो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में भी हैं, चलें फॉर्म 47 पर ही सही, एमएनए तो बने हुए हैं, तो अभी तो वो इंटरव्यू दे सकते थे, तो अब उनको किसने रोका हुआ है? तो जो लफाफे हैं वो बेचारे हलकान हुए जा रहे हैं कि इमरान खान जेल में बैठे इंटरव्यू दे रहा है, जहाँ उसके पास ना पेपर है ना पेंसिल है, वो पैगाम रसानी के थ्रू ये इंटरव्यू होता है। ये जहन में रखिएगा कि सवालात जो है वो पूछे जाते हैं 5-6 सवालात, और वो जो जवाबात देते हैं वो जाकर लिख कर फिर उसको भेजे जाते हैं जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है, और इस तरीके से इंटरव्यू छपता है। कोई इमरान खान साहब के पास पेपर पेंसिल या वहाँ फ़ोन नहीं है कि उसके ऊपर उनका इंटरव्यू किया जा रहा है। ये पैगाम रसानी के थ्रू बड़े मुश्किल हालात में से ये इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान बोलते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तरह सोते और खाते नहीं हैं, तो इन हालात में उनके इंटरव्यूज़ ही छपने हैं, लेकिन इस एतराज़ की हमें समझ नहीं आई। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो खबर ये रखेंगे कि अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने पीटीआई पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि जो बन्नू का वाक़या है वो पीटीआई ने खुद करवाया है। जी हाँ, माशाल्लाह, उन्होंने कहा है कि जो कमीशन बना रही है पीटीआई की हुकूमत बन्नू के ऊपर कि इन्वेस्टिगेट हो कि बन्नू में किसने सीधी फायरिंग के अहकामात दिए, वो तमाम वाक़या किस तरीके से पेश आया, कौन उसमें गुनाहगार है, क्यों उसमें हलाकतें या लोगों की जो ज़ख्मी हुए वो सब कुछ क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए हुए हैं इमरान खान ने, और केपी हुकूमत अब वो बनाने जा रही है। तो उसके ऊपर डेंटोनिक साहब ने ये कहा है कि ये हमला जो है वो असल में पीटीआई ने खुद करवाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, पिछले 3 दिन से पीटीआई के ऊपर तबर्रा किया जा रहा है कि उन्होंने रिस्पॉन्ड कुछ नहीं किया, उन्होंने इस पर किया कुछ नहीं, उन्होंने लोगों को वहाँ पर मरवा दिया, उन्होंने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, पीटीआई को रगेदा जा रहा है तमाम वहाँ पर जो केपी में अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से। और आज डेंटोनिक बता रहे हैं कि वो हमला करवाया ही पीटीआई ने, तो इनके कमीशन को हम नहीं मानते। असल तो तकलीफ़ ये है कि कमीशन में सामने आ जाएगी साजिश सारी कि ये सब कुछ किसने करवाया और क्यों करवाया। बहरहाल ये उनके मज़े का खेज़ इल्ज़ामात थे, इसीलिए केपी हुकूमत को देर नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो पहले ही देर हो चुकी, मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन 3 मेंबर पेशावर हाई कोर्ट का बनवाकर उससे फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। अच्छा जी, ये जो जस्टिस आयशा मलिक का किस्सा मैंने आपको सुनाया, उसके साथ एक नई खबर भी है। वो खबर ये है कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल लाया गया था और उसके बाद जो तरीक़ाकार है कि 3 जजेस मिलकर केसेस को डिसाइड करते हैं, अब उसको अबॉलिश करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। लिफाफे बता रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और या उसमें मेंबरान की तादाद 5 कर दी जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के साथ काम नहीं चलता। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये जिसने भी आपको कहा ना 5 कर दी जाएगी, या तो फिर ये अपनी मर्ज़ी का कोई जज डालने की पावर देंगे चीफ जस्टिस को, अदरवाइज़ सीनियरिटी पे अगर 5 आए तो वहाँ भी हालात ऐसे ही हैं, फिर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो अक़लियत में ही होंगे और बुरे हाल में ही होंगे। तो अगर ये इसको ख़त्म भी कर देंगे या कोई नया कानून भी बना लेंगे, तो पहले भी ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था ये इन्होंने अपनी आसानी के लिए बनाया था ना। हर चीज़ ये अपनी आसानी के लिए करते हैं, जो चीज़ इन्होंने अपनी आसानी के लिए की है वो उल्टी इन्हीं के गले में पड़ी है। ये भी करके देख लें, इसमें भी फंसना इन्होंने ही है। जो भी ये काम करेंगे, जो भी नया कानून बनाएंगे, जो भी नया प्रैक्टिस और प्रोसीजर सेट करेंगे, उसमें ये खुद ही फंसेंगे, क्योंकि इनकी जो इंटेंट है वो बुरी है, इनकी जो सोच है वो बुराई की तरफ है, और जब सोच बुराई की हो तो उसमें से फिर हर चीज़ जो है वो ख़राब ही निकलती है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर से भी एक बुरी खबर है कि जर्मनी के अंदर पाकिस्तान के कौंसलेट पर कुछ अफ़गान औबाश नौजवानों ने हमला किया और पाकिस्तानी परचम को उतारा और उसकी बेहुरमती की। ये बहुत ही दिलखराश वाक़या है। हमारा परचम हम सब के लिए बहुत ही इज़्ज़त, एहतराम और प्यार की चीज़ है, और अफ़गानिस्तान ज़ाहिर है हमारा एक ब्रादर इस्लामी और हमसाया मुल्क है। हमें वहाँ से तवक्को है कि वहाँ की हुकूमत इसकी भरपूर मज़म्मत भी करेगी इस इक़दाम की, और इस पर कार्रवाई भी करेगी। और ज़ाहिर है हमारी हुकूमत को भी इंटरनेशनली जो भी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है वो ज़रूर करनी चाहिए।
और ऐसे अवामल की भी सोच विचार करनी चाहिए जिनकी वजह से ये सानहा जो है वो हुआ है। लेकिन बहरहाल हर सूरत इसको कंडेम करते हैं और ये हमारे लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए एक तकलीफ़ दे, मैं ये कहूँगा, ख़बर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि कुछ अबाश अफ़गान नौजवानों ने फ्रैंकफर्ट के अंदर जो पाकिस्तानी कौंसलेट है उसके ऊपर हमला आवर होकर पाकिस्तान का झंडा उतारा और उसकी बेहुरमती करने की कोशिश की। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से अपनी दुर्गत बनवाने का फ़ैसला किया है, बेइज्जत होने का फ़ैसला किया है। उनको भी वैसे चैन नहीं है जब तक उनकी बेइज्जती हर हफ्ते ना हो। अब आप सोचते होंगे क्या किया है उन्होंने? नया फ़ैसला ये किया है जी कि जो 41 पीटीआई के 100%, मैंने आपको कहा था कि शायद कोई एक आध कोई ये तशद्दुद करके या किसी तरीके से बयान अल्फी देने से रोकें कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं, बाई एंड लार्ज सारे देंगे। और इसकी वजह, अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बता दूं कि पीटीआई में जितने, मैं एमएनएस की बात नहीं कर रहा, बाई एंड लार्ज जितने भी मेंबरान हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सारे नज़रियाती हैं या सारे लोग जो बिल्कुल नज़रिए पे डट के खड़े हैं। ज़्यादातर नज़रियाती होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका कोई नज़रियाती वो रिश्ता नहीं है। लेकिन असल मसला ये कि इसमें अवाम, आप लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इन लोगों का पूरा करियर है और इन्हें जाहिर है कि ये सबसे अच्छी डील है इनके लिए कि इस टाइम इमरान खान के नाम पे वोट मिला है और उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो आगे अवाम के अंदर कोई जो है वो मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए इस टाइम कोई इमरान खान को अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जाएगा, भले वो नज़रियाती है भले वो नज़रियाती नहीं है। कोई आपको छोड़ के जाता हुआ पूरी कोशिश करेगा इमरान खान के साथ रहने में, क्योंकि इन सबको पता है कि आने वाला फ्यूचर इमरान खान का है। तो आप हमेशा जब बाद में बददिल होते हैं कि यार ये बंदा तो हम नज़रियाती समझते थे, ये नज़रियाती नहीं, तो आप अभी से ऐनक लगा कर देखा करें कि बहुत सारे लोग जो आपको नज़रियाती साइड पर खड़े होते इस वक्त नज़र आएंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नज़रियाती हैं। वो आपने देखना है कि उनका अभी का और मुस्तकबिल का फ़ायदा कहाँ है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस फ़ायदे को देखते हुए उस सिमत खड़े होते हैं। ये एक बदनुमा हकीकत है हमारी सोसाइटी की, करें क्या? अब ये है, हकीकत तो है, आपके सामने रखी है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि जो इन 41 लोगों ने बयान हल्फी दिए हैं, इनके सिग्नेचर्स, इनकी स्क्रूटनी की जाएगी और देखा जाएगा कि इनके सिग्नेचर जो इन्होंने अपने इलेक्शन के फॉर्म जमा करवाए थे उनके साथ मिलते हैं कि नहीं। और जिसके फॉर्म नहीं मिलेंगे उसको फिर आज़ाद मेंबर डिक्लेयर किया जाएगा, उसको पीटीआई का मेंबर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी चालाकी की है इन्होंने, वो खुद भी यही सोच रहे हैं कि बड़ी चालाकी की, इस तरह तो हम 41 लोगों में से मेजॉरिटी को पीटीआई का मेंबर नहीं बनने देंगे, आज़ाद डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर आपकी एक तो लानतान होगी सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर ये मेंबरान सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और वहाँ बयान अल्फी जमा करा देंगे कि जी हमने तो करवाया है, ये जानबूझ के हमें आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें फिर पीटीआई का डिक्लेयर कर देगी। तो फिर सवाए छितर और बिजती के आपके हिस्से में इलेक्शन कमीशन साहब आया क्या? लेकिन आपने बंदे के पुत्र नहीं बनना। मैं इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, कोई एक ये फैसले नहीं कर रहा। तो उस पूरे इदारे ने ये फैसला किया हुआ है कि अवामी जो है ना गैज़ो गज़ब और अवाम की जो तनकीद और छितर है ना वो ज़रूर खाने हैं, और हासिल वसूल आखिर पर कुछ भी नहीं होना, सिर्फ टांग अड़ानी है और बेइज्जती करवानी है, और कुछ मुझे इसमें वजह लग नहीं रही कि इसमें से कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने ये रखेंगे कि जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो अब अपने मुंह से कह रहे हैं कि इमरान खान को इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने सीपैक पर काम किया। जी हाँ, ये नून लीग वाले आजकल पता नहीं, मुझे नहीं समझ के ये मुझे क्यों निकाला शुरू हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बहत्तर से गए हैं। आई मीन जो बातें पहले कहते थे वो अब नहीं कहते, अब कुछ और कह रहे हैं, हवास बाख्ता हैं और कोई समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। अब जावेद लतीफ़ उसी पार्टी से हैं जो सारा टाइम ये कहते रहे कि इमरान खान ने सीपैक पर काम रोक दिया था। अब कहते हैं कि इमरान खान ने सीपैक पर काम किया था, इसलिए जो फॉरेन ताकतें थीं, फॉरेन नहीं, फॉरेन ताकतें जो थीं मुल्क से बाहर, वो नाराज़ हो गईं और उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को हुक्म किया कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ हो गई। और मतलब कि इमरान खान ने काम किया था लेकिन इस नाराज़गी की वजह से उनकी हुकूमत गिरा दी। समझ नहीं ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।